वाले हैं पॉलिटी के भाग। आपके पॉलिटी का जो सब्जेक्ट चल रहा था उसमें आपके 6वीं 7वीं वीडियो होगी और इसमें आपका भाग नंबर 5 को हम पढ़ेंगे। इस भाग 5 का नाम है संघ और यूनियन। इसको हम बोलेंगे संघ और यूनियन। इस भाग का नाम है आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में पूर्ण रूप से ये भाग नंबर 5 है। आए समझ में? इसमें 3 बॉडी और 3 निकाय काम करती है। पहली कार्यपालिका, दूसरी विधायिकी और तीसरी आपका न्यायपालिका है। आए समझ में? कार्यपालिका को 52 से 78 आर्टिकल तक के बारे में दिया गया है। विधायिका के बारे में 79 से 123 के आर्टिकल तक एक्सप्लेन किया गया है और न्यायपालिका आपका 124 से 148 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है, मतलब कि इसके बारे में दिया गया है। चलते हैं थोड़ा सा हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आपका, देखिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड दिया है कि हमें पढ़ना क्या है। कार्यपालिका में हमें पढ़ना क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो ये कार्यपालिका में हमें पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में और महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है। और आपको जुडिशरी मतलब कि आपके न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, उच्च न्यायालय के बारे में, न सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और नियंत्रक महालेख परीक्षा के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए राष्ट्रपति का हम बारे में किस आर्टिकल के तहत पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर 52 से 62 के बीच में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे आपका किस में 53 से 71 के बीच में उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 63 से 71 के बीच में पढ़ेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम आर्टिकल नंबर 74 75 के बीच में पढ़ेंगे। इसे महान्यायवादी मतलब कि 76 आर्टिकल में क्या किया जाएगा, 76 आर्टिकल में क्या किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। महान्यायवादी होता क्या है, ये हमारे देश में इसका रोल क्या है, मतलब कि इस पद का रोल क्या है हमारे संविधान में, इसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन रूप से पढ़ा जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी 124 के आर्टिकल में पढ़ा जाएगा। 124 आर्टिकल नंबर 1, 124 आर्टिकल नंबर 2, तो इसके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा जब इसका टर्म आएगा। तो इसी तरह एक और आपके हेडिंग दिया गया है नियंत्रक महालेख परीक्षा, जो आर्टिकल 148 के बीच में इसको स्थान दिया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षा होता क्या है, परीक्षक होता क्या है, इसको पूर्ण रूप से जब वो टर्म आएगा, जब वो आर्टिकल आएंगे, उनको पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं आपका विधायिकी में 3 भाग में बांटा गया। विधायिकी को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे आपका दिया गया है। देखिए विधायिकी को 3 भागों में बांटा गया। देखिए विधायिकी के 3 भाग में विधायिकी क्या होता है, संसद होता है। संसद मतलब कि पार्लियामेंट को 79 आर्टिकल के तहत इसको रखा गया है। 79 आर्टिकल के तहत इसको रखा गया है। इसी तरह संसद में 3 लोग प्रमुख होते हैं, आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों लोगों से मिलकर एक संसद बनती है हमारे देश में। आए समझ में? तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 52 के राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है कि एक राष्ट्रपति हमारा देश का होगा। उसी तरह लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 के तहत इसको बारे में दिया गया है कि लोकसभा होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा होता क्या है, राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 80 में। उसमें होता क्या है, या राज्यसभा कैसी होती है, राज्यसभा में कितनी मैक्सिमम सीटें होती हैं, लोकसभा में कितनी मैक्सिमम सीटें होती हैं, इनके कौन कौन से नाम से जाना जाते हैं, सारे ढंग से उसको पढ़ा जाएगा। चलते हैं हम अगला चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए आपके दिया है संघ की कार्यपालिका को हम लोग पढ़ें। संघ की कार्यपालिका आर्टिकल नंबर 52 से 78 मतलब के बीच में इसको रखा गया है। राष्ट्रपति को 52 से 62 के बीच में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद हम 52 देखते हैं। अनुच्छेद 52 होता क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक किस आर्टिकल में रखा गया है? ये आपके आर्टिकल नंबर 52 के बीच में ये रखा गया है। इसी तरह हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 53 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए
आर्टिकल नंबर 53 के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 53 कहता क्या है, हम लोगों को हम देखिए। आर्टिकल नंबर 53 कहता क्या है कि भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। आर्टिकल नंबर 53 बोलता है कि भारत का जो राष्ट्रपति ही है जो संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, और सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होगी। सारी शक्तियाँ किस में? राष्ट्रपति में ही हित होगी। मतलब जैसे आपका हमारे तीनों फोर्स होती हैं, जल, थल और वायु सेना, तो ये सब किस में निहित होती हैं? आपके राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऐसा उनमें। और चलते हैं, आपको आर्टिकल नंबर 54 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 54 कहता क्या है? आर्टिकल नंबर 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब जो भी हमारे सर्वोच्च पद पर, हमारे भारत के सर्वोच्च पद पर जो प्रथम व्यक्ति होता है हमारे देश का, वो व्यक्ति आएगा तो कैसा होगा? निर्वाचित होके आएगा। आए समझ में? और इसको किस देश से लिया गया है? इसको हम यूएस देश से हम लिए गए हैं, और यूएस देश से लिया गया है। आए समझ में? अब देखिए, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सबसे पहले निर्वाचन कब हुआ? किसका? राष्ट्रपति का। तो आप बोलेंगे 1952 में आप राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव हुआ था। और कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति के पद पर, राष्ट्रपति के पोस्ट पर रहने वाले सबसे व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो कौन कौन वोट देता है। ऐसा उनमें देखिए कौन कौन वोट देता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है कौन कौन वोट देते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में होने कौन कौन वोट देते हैं। देखिए पहले तो देखिए कौन कौन देता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लोकसभा में सेलेक्टेड गए हैं स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जो भी लोग सिलेक्ट के गए हैं लोकसभा में, वो क्या करते हैं? वो भी हमारे जो लोकसभा में बैठे हैं, जो 552 सीटें हैं मैक्सिमम, प्रेजेंट में 545 सीटें हैं, वो क्या है? उतने लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देने का कार्य करेंगे। इसी तरह राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में क्या हुए? राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? आपका 250 सीटें होती हैं मैक्सिमम, लेकिन प्रेजेंट में कितना है? 245 है। और 245 लोग, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो 245 लोग क्या करते हैं? उसको वोट, राष्ट्रपति के पद के लिए वोट देते हैं और अपने आधार से राष्ट्रपति को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या होता है? राज्यसभा, एक राज्यसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। विधान परिषद, अरे हाँ, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। सॉरी, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। कहाँ पर? इस टेस्ट में जो राज्य सरकार होती है, इसमें दो संसद होती हैं, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है। विधानसभा का अलग कार्य होता है और विधान परिषद का भी अलग अपन का मतलब कि कार्य होता है। जैसे हमारे राज्यसभा में, जैसे हमारे संसद में दो बॉडी होती है, एक लोकसभा का राज्यसभा। राज्यसभा क्या एक परमानेंट बॉडी होती है, लोकसभा क्या होती है? एक परमानेंट बॉडी नहीं होती है। उसी तरह विधानसभा में उसी तरह राज्य सरकार में विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है। तो उसी तरह विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जाता, वो परमानेंट बॉडी होती है। तो ये सब इनके सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति को वोट देने का कार्य करते हैं। इसी तरह दिल्ली पुडुचेरी के क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी क्या करते हैं? अपन वोट देने का कार्य करते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। पहले ये लोग वोट नहीं देते थे, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के लोग। लेकिन क्या हुआ कि 17वें संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड कर दिया गया कि भैया आप लोग भी वोट देंगे। तो ये 30 सदस्य होते हैं। ये पुडुचेरी से 30 सदस्य और दिल्ली से 17 सदस्य आपको वोट देने का कार्य करते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल समझ में। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो मैंने पूर्व से इसको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखिए आपका आर्टिकल नंबर क्या है?
आपका आर्टिकल नंबर 55। आपका आर्टिकल नंबर क्या है? 55। देखिए आर्टिकल नंबर 55 क्या है? देखिए आर्टिकल नंबर 55 आपके बारे में मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 55 क्या बताता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है कैसे होगा, इसको कैसे मतलब कि कराया जाएगा। तो 21 देश से लिया गया है, आपको आयरलैंड देश से लिया गया है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि है वो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। आपको एक प्रश्न पूछा कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया, तो आप बोलेंगे यूएस देश से लिया गया है। और पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी यूएस देश से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देश से लिया गया है। लेकिन जब पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस देश से लिया गया, तो आप बताएंगे आयरलैंड से हमारा देश लिया गया है। ऐसा समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन से सिस्टम से होती है, कौन से प्रणाली से होती है, तो बताएंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होती है या एकल संक्रमणीय मतदाता प्रणाली होती है। क्या होती है? एकल संक्रमणीय मतदाता प्रणाली होती है। ऐसा समझ में। अब इसमें कहते अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन में वोट देने वाले वो सदस्य होंगे जो लोगों द्वारा चुने जाएंगे। ऐसा में डायरेक्ट राष्ट्रपति को ना लोग वोट नहीं देते हैं, उनके लोगों द्वारा चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। यदि डायरेक्ट लोग देख के लोगों ने, जैसे हमारी जनता ने, हमारे देश की पीपल ने उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट दे के उनको जिताती, तो इसको बोलते थे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। लेकिन हमारे द्वारा चुने गए सदस्य जाकर वोट दे के राष्ट्रपति को जिताते हैं, तो वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। ऐसे समझ में। या इसी को एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली बोलते हैं। हमको लगता है कि इतना एक्सप्लेन मैंने ढंग से किया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आवेदन पत्र पहले भरा जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट में जाएगा। आप पार्लियामेंट में जाकर आपके लोगों का समर्थन मांगा जाएगा। यदि 50 लोगों का समर्थन होगा तो आपको फार्म को क्या लिया जाएगा? ले लिया जाएगा और आपको अलाउ किया जाएगा कि भैया आप चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह और 50 लोगों का मत अनुमोदन होना होगा, मतलब कि 50 लोगों का बहुमत आपको देना चाहिए। हाँ भाई मैं इस व्यक्ति को खड़ा कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ और मैं वोट देने के तैयार हूँ। यदि 50 लोगों का सहमति होगा तभी आपको क्या किया जाएगा? आपको राष्ट्रपति के चुनाव में आपको खड़ा किया जाएगा, आपको कैंडिडेट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। बात क्लियर रही। और जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए फार्म भरता है तो उसको फीस देनी पड़ती है। कितनी? 15,000। और इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपको इतना वोट लाना ही है, तभी आपको क्या किया जाएगा कि तभी आपको इसको रिफंड किया जाएगा, अन्यथा आपको जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त का मतलब होता है क्या कि आपका एक क्राइटेरिया होता है कि आप इतना वोट लाएंगे तभी आपको रिफंड किया जाएगा, वरना आपकी जो जितने रकम दिए हैं और इलेक्शन प्रोसेस में जो भी आपकी फ़ीस लगी है सबको ले लिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ये आपके जो चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, ये उसका क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आपका होता है देखिए नेक्स्ट आर्टिकल होता है आपका 56। कितना होता है? 56 आर्टिकल होता है। एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट आपका आर्टिकल होता है 56। पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर आपका 56। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 56 किसके बारे में है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो कब से 5 वर्ष होता है, ये भी तो कंडीशन होनी चाहिए। हाँ, तो कब तक होता है? राष्ट्रपति ने अपने पद की शपथ ग्रहण करने के जिस दिन से आपका काउंटडाउन, मतलब कि काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। 5 वर्ष जैसे होते ही क्या होता है? आप बोल देते हैं कि भैया 5 वर्ष हो चुका है, अब हटिए, आपको क्या किया जाएगा? अब दूसरे लोग आके क्या करेंगे? बैठेंगे। है समझ में? हाँ, तो चलते हैं। अब पूछेगा कुछ प्रश्न आपसे कि सबसे
हाँ, सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो आप कौन बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से? 1950 से 1962 तक रहे, और भारत रत्न से इनको नवाजा गया, और कब नवाजा गया? 1962 में इनको नवाजा गया। देखिए आर्टिकल नंबर अब हम पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? 57 पढ़ेंगे। आपका आर्टिकल नंबर हम क्या पढ़ेंगे? 57 पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ते हैं इनके, हाँ देखिए, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन होने का प्रावधान। मतलब कि हमारे देश में क्या सिस्टम है कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति भारत में कितने ही भी बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, ऐसा समझ में। लेकिन यूएस में कंडीशन है, इसमें सिर्फ आप 2 बार रह सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति में आप चाहते हैं जितने बार रह सकते हैं, जितने बार ठाड़ा होइए, और राष्ट्रपति पद के लिए आप जीतते जाइए और राष्ट्रपति बनते जाइए। एक व्यक्ति जिंदगी भर बन सकता है अपने। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है कि अब अच्छे लोग, अब अच्छे हैं, आपको हम सदस्यों द्वारा चुनकर आप राष्ट्रपति के पद पर बार बार बैठ सकते हैं। लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आप 2 बार बैठ सकते हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 57 हो गया। अब चलते हैं हम लोग 58 के बारे में पढ़ने का हम ट्राई करते हैं। देखिए 58 है क्या? देखिए देखिए चलते हैं 58 पढ़ लेते हैं। एक सेकंड, हाँ सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या है? क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए? बस कि जब राष्ट्रपति के पद पर बैठ रहा है तो कुछ हमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ उसकी दायरा होना चाहिए। तो भारत का वो नागरिक होना ही चाहिए, मतलब कि वो विदेशी नहीं होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह न्यूनतम उसकी एज कितनी होती है? 35 वर्ष होना ही चाहिए, ऐसा समझ में। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऐसा समझ में। ये नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, राष्ट्रपति का पद पर भी बैठा है, गवर्नमेंट जॉब की सैलरी भी उठा रहा है, और राष्ट्रपति का पद की सैलरी भी उठा रहा था, ऐसा नहीं। वो लाभ के प्रॉफिट पद पर नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट वाला पद पर है तो उसको छोड़ के राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीते और राष्ट्रपति बन जाए। अब देखिए चौथा पॉइंट है, साक्षर होना चाहिए, मतलब कि आप वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। ऐसा में क्या हो? पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब कि राष्ट्रपति जो पद पर लिए बैठेगा या उसके लिए लड़ेगा, वो पागल नहीं होना चाहिए, हाफ माइंड नहीं होना चाहिए। और दिवालिया मतलब कि वो भारत सरकार का कर्ज उस पर, मतलब कि कई बैंकों से लोन लेकर उसकी दिवालिया ना निकली हो, उसका संपत्ति कुड़ुक ना किया गया हो, मतलब कि नहीं होता है भारत सरकार द्वारा बोल दिया जाए कि इसका दिवालिया निकल गया, मतलब कि वो पूर्ण रूप से चौपट हो गया। तो ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यदि वो राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ेगा तो वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तभी वो राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ सकता है। चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट चलते हैं आपका अनुच्छेद 59, ऐसा में अनुच्छेद 59 पढ़ लेते हैं। इसमें दिया क्या है? राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, किसके समीप रहेगा, किसके करीब रहेगा, ऐसा में। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या उच्चतम न्यायालय के समीप होना चाहिए, ऐसा में। क्यों रहना चाहिए? कभी भी कोई डिसीजन लेना हो तो राष्ट्रपति का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होना चाहिए, कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री और भी बड़े बड़े अधिकारी आराम से उनसे मिल जाएं और बात विमर्श कर कोई भी काम कर सकें। जैसे हमारे देश पे कोई इमरजेंसी लग गई, जैसे हमारे देश पे कोई कोई आपात घटनाएं आ गई, तो इमरजेंसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति से तुरंत सलाह लगा के हमें इमरजेंसी वाला आपातकालीन वाले सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और उच्चतम न्यायालय के समीप होना क्यों चाहिए? क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो किससे सलाह विमर्श करेगा? किससे करेगा?
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनसे जजों से विमर्श लेने का इसका राष्ट्रपति को हक है कि भाई कोई भी कानून आ रहा है तो उस पर बात विमर्श कर सके और उस पर क्या कर सके, चीज़ों को समझ सके। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय के समीप होना चाहिए किसका कार्यालय, राष्ट्रपति के कार्यालय के, जो मुख्य न्यायाधीश से सलाह विमर्श कर सके। अब देखिए दूसरा पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी लोकसभा ना राज्यसभा का सदस्य बनेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। ऐसा में किसी दोनों सदन का सदस्य नहीं होता है वो। और तीसरा पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति वेतन एवं भत्ते एवं सरकारी आवास का भोगी होना चाहिए, भोगी होगा। मतलब कि जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारे देश से, उनके वेतन भत्ते और आवासों का, वो क्या होगा, भोगी होगा। जो भी उसको एक साल में इतना पैसा राष्ट्रपति के लिए आवंटन किया जाता है, उतना पूर्ण रूप से वो भोगी कर सकता है। या करे या ना करे उसकी बात अलग है, लेकिन उसका हक है करने का। आप नहीं रोक सकते, ना कोर्ट रोक सकता है, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रोक सकता है, ना संसद रोक सकती है, क्योंकि ये संसद से ही पारित होकर उसके सारी चीज़ दी जाती है, फैसिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए चौथा पॉइंट है कि चौथा पॉइंट क्या है, देखिए भारत का राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है। कब? जब वो राष्ट्रपति बन जाए तब। ये नहीं कि राष्ट्रपति बनते उसके सैलरी में कम कर दें, उसके आवास में भत्ते में कमी कर दें, नहीं। जो संसद ने डिसाइड कर दिया है तो उतना ही उसको मिलेगा और उतना ही उसको दिया जाएगा। ये नहीं कि जैसे जातिवाद की वजह से कि भाई इस कास्ट का है तो इसको कम वेतन दो, उस कास्ट का उसको ज़्यादा वेतन दो, ऐसी कोई बात नहीं। उसको संसद डिसाइड करती है। सारे जो प्रमुख पद होते हैं, राष्ट्रपति की सैलरी, प्रधानमंत्री की सैलरी, राज्यपाल की सैलरी, सारे बड़े बड़े हाई लेवल के जो पोस्ट होते हैं उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? संसद डिसाइड करता है। जो संसद में लोग हम लोग चुन के भेजे हैं, वो लोग पारित करके नियम उनकी सैलरी को बढ़ाते हैं, उनके भत्ते को बढ़ाते हैं, उनके भत्ते को घटाते हैं। जो भी करना संसद करता है। जो संसद एक बार डिसाइड कर दिया उसको पूर्ण रूप से वो भोगी होगा और ना उसमें कमी की जाएगी। ऐसा समझ में। अब देखिए आर्टिकल नंबर 60 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 60 क्या करता है? राष्ट्रपति का शपथ। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। यदि किसी भी कारण से, यदि किसी भी सिचुएशन की वजह से वह भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो उस सुप्रीम कोर्ट का सबसे सेकेंड मोस्ट सीनियर जज क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी घटना यदि नहीं है तो कौन दिलवाएगा? सबसे मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के किसको शपथ दिलवाएगा? आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। बात आएगा। जैसे आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को आपको शपथ, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और यदि उपराष्ट्रपति को शपथ मतलब त्याग पत्र देना तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। एक दूसरे में कर लेते हैं सब। चलते हैं अब चलते हैं इस पर एक और हम अगली बार वीडियो बनाएंगे। तब तक इतना ही आर्टिकल तक रहने देते हैं। अब 60, 62, 63 आगे बढ़ता जाएगा। देखने सुनने के लिए और धन्यवाद। और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए और हम पे थोड़ा सा